Assalamualaikum students, I hope you all are fine and welcome again to the Rise and Shine school. This is class 6 and today we are going to conduct a lecture number 1 of week 4, subject English literature, and I am your teacher Ms. Rimsha. So the chapter we were discussing before and the chapter we are going to discuss today is Uncle Poacher Hangs a Picture. You can find this chapter on page number 123 and 124 in your literature books. ओके इस चैप्टर में अभी तक हमने यही पढ़ा कि एक कैरेक्टर है जिनका नाम अंकल पोजर और वो जो है अपने 6 ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ और एक मेड है उनके साथ जो है मिलके एक पिक्चर को वॉल पे हैंग कर रहे हैं और जिन इस छोटे से काम के लिए उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे उनका हाथ कट जाता है, उनका रुमाल खो जाता है और फिर जब वो सब कुछ सेट करके दोबारा से ये काम करने की कोशिश करते तो उनकी कील गुम हो जाती है। ठीक है, अब तक हमने यही पढ़ा था। अब हम इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे रीड करते हैं और देखते हैं कि आगे राइटर ने हमें क्या बताया कि अंकल पोजर के साथ क्या क्या मुश्किलात उनको किस किस मुश्किलात का सामना पेश आया। ठीक है, तो आप लोग अपना पेज नंबर 123 ओपन कर दें एंड लेट्स स्टार्ट रीडिंग। द नेल वुड बी फाउंड एट लास्ट बट बाय दैट टाइम ही वुड हैव लॉस्ट द हैमर। तो जैसे ही उनको नेल मिला उस वक्त तक उनका जो हथौड़ा था वो गुम हो गया था। Where is the hammer? What did I do with the hammer? Great heavens, 7 of you, gaping around there, and you don't know what I did with the hammer. तो वो अंकल पोजर जो है बच्चों से पूछने लगे कि तुम लोग सारे यहाँ पे मेरे आसपास खड़े हो और किसी को भी नहीं पता कि मेरा हैमर कहाँ गया। ग्रेट हेवेंस का मतलब होता है जब आप किसी से स्ट्रांगली अग्री या डिसअग्री कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम लोग ग्रेट हेवेंस का वर्ड यूज़ करते हैं। और गैपिंग का मतलब होता है किसी को हैरत से देखना, तो वो बच्चे जो इनको हैरत से देख रहे थे। ठीक है, we would find the hammer for him and then he would have lost sight of the mark he had made on the wall where the nail was to go in. जैसे ही उनको उनका हैमर मिला, उनको हथौड़ा मिला, तो उस वक्त तक वो उस जो मार्क उन्होंने वॉल पे लगाए थे जिसके अंदर उनको कील लगानी थी उनसे वो गुम गया। ठीक है, उनको वो जो वॉल पे मिल नहीं रहा था, उन्होंने कहाँ पे निशान लगाया था। एंड ईच ऑफ अस हैड टू गेट अप ऑन द चेयर बिसाइड हिम एंड वी वुड ईच डिस्कवर इट इन अ डिफरेंट प्लेस। तो सारे बच्चे जो इस चेयर पे उनके आसपास खड़े हो गए और वो निशान को ढूंढने लगे और सब जो है अपना अलग अलग निशान बताने लगे कि मैं यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे लगाया था या यहाँ पे लगाया था, लेकिन किसी को भी सही नहीं पता था। एंड ही वुड कॉल अस ऑल फूल्स वन आफ्टर एन अदर एंड टेल अस टू गेट डाउन। तो अंकल पोजर जो है उन बच्चों को कहा कि तुम लोग नीचे उतर जाओ क्योंकि तुम लोग सब के सब बेवकूफ़ हो। एंड ही वुड टेक द रूल एंड रीमेजर and find that he wanted half 31 and 38 inches from the corner and would try to do it in his head and go mad. तो अंकल पोजर अपने दिमाग में सोच रहे थे कि उन्होंने एक साइड से 31 इंचेस एक रखना था और दूसरी साइड से 38 इंचेस कॉर्नर से रखना था। तो वो अपने दिमाग में सोच रहे थे कि उनको गुस्सा आ गया। And we would all try to do it in our heads and all arrive at different results and sneer at one another. तो वो सारे बच्चे अपने दिमागों में सोचने लगे कि अंकल पोजर ने कहाँ पे निशान लगाया था और कितना इंच कॉर्नर से छोड़ा था, लेकिन सब के सब जो है डिफरेंट रिजल्ट्स में सबके दिमागों में डिफरेंट वो याद आ रही थी। एंड स्नेयर एट वन एंड स्नेयर का मतलब होता है एक दूसरे की तरफ हकारत से देखना या तंज़ी अंदाज में स्माइल करना। तो एक दूसरे की तरफ तंज़ी अंदाज में स्माइल करने लगे। एंड इन द जनरल लो द ओरिजिनल नंबर वुड बी फॉरगॉटन। और इस तरह इन सब में जो ओरिजिनल जो मार्क था वो उनसे भूल गया। एंड अंकल पोजर वुड हैव टू मेजर इट अगेन। और अंकल पोजर को उसको दोबारा से मेजर करना पड़ा। He would use a bit of string this time, and at the critical moment when the old fool was leaning over the chair at an angle of 45 and trying to reach a point 3 inches beyond what was possible for him to reach, the string would slip and down he would slide onto the piano, a real fine musical effect being produced by the suddenness with which his head and body struck all the notes at the same time. तो जैसे ही उनको निशान मिला उसके बाद जो है वो थोड़ा सा आगे होके उनका हाथ नहीं पहुंच रहा था, वो जैसे ही आगे होके कील लगाने लगे तो उनकी जो सीढ़ी थी उससे उनका पाँव स्लिप हो गया और वो किस पे गिरे, पियानो पे। ठीक है, अब जैसे ही वो पियानो पे गिरे अचानक से जो है पियानो से आवाज़ें आने लग गई क्योंकि उनकी बॉडी जो है पूरी पियानो के ऊपर गिर गई थी। ठीक है, वो पूरे पियानो के ऊपर गिरे थे तो बहुत सारी आवाज़ें पियानो से डिफरेंट आने लगी।
And Aunt Maria would say she would not allow the children to stand around and hear such language. तो आंट मारिया ने बच्चों से कहा कि मैं तुम लोगों को यहाँ पे अलाउ नहीं करूँगी, तुम लोग यहाँ पे खड़े हो और अंकल पोजर अब जो डांटने वाले तुम लोगों को कि वो सुनो तुम लोग। सो आज हमने इतनी रीडिंग की, इसके आगे थोड़ी सी रीडिंग रह गई है, इंशाल्लाह वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट इज आर होमवर्क। आपने क्या करना है, लर्न वर्ड्स मीनिंग ऑफ चैप्टर द पोएम जो पिछला इसका चैप्टर था आपने उसके वर्ड्स मीनिंग याद करने हैं। रीड पेज नंबर 123 और 124 एंड राइट क्वेश्चन आंसर्स इन योर कॉपी। और अभी मैंने जितनी भी रीडिंग करवाई है इस चैप्टर की आपने वो दोबारा से रीड करनी है और क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी में लिखना है। 3 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में करवा दिए थे और आप लोगों ने इंशाल्लाह कर भी लिए होंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 करते हैं। Question number 4. Uncle Poacher does not give much credit to his helpers. Give 2 examples to show it. Uncle Poacher जो है अपने हेल्पर्स को या मेड जो उनके पास रहती थी उनको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे। तो ऐसी कौन सी बात हुई थी, ऐसी कौन सी स्टेटमेंट थी जिससे हमें ये बात पता चली। तो अंकल पोजर सेज माइट जस्ट एज वेल आस्क द कैट टू फाइंड एनीथिंग एज एक्सपेक्ट यू पीपल टू फाइंड इट। एक तो ये बात थी जब अंकल पोजर ने उन सब से कहा था कि इससे अच्छा तो मैं किसी कैट को बोल दूँ, किसी बिल्ली को बोल दूँ ये काम करने को, वो तुम लोगों से बेहतर काम कर लेगी, ठीक है। एंड लेटर ही सेज ग्रेट हेवन 7 ऑफ यू गैपिंग अराउंड देयर एंड यू डोंट नो व्हाट आई डिड विद द हैमर। तो दूसरी बात जब उन्होंने कहा कि तुम साथ के साथ यहाँ पे खड़े हो, साथ में वो जो 6 चिल्ड्रन थे उनके और एक जो है उनकी मेड थी, तो वो सातों को कह रहे थे कि तुम लोग यहाँ पे खड़े हो, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि मेरा हैमर कहाँ गया। तो इन 2 बातों से हमें क्या पता चला कि अंकल पोजर जो है अपनी मेड को इतना ज़्यादा वो अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे या क्रेडिट नहीं दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5. विच स्टेटमेंट टेल्स अस दैट द नरेटर डज नॉट थिंक मच ऑफ अंकल पोजर्स इंटेलिजेंस। ऐसी कौन सी स्टेटमेंट थी जिससे जो राइटर था उनको ये लगा कि अंकल पोजर जो है इंटेलिजेंट नहीं है। When the old fool was leaning over the chair at an angle of 45 and trying to reach a point 3 inches beyond what was possible for him to reach, tells us the author does not think much of Uncle Poacher's intelligence. तो जब वो उनका हाथ नहीं पहुंच रहा था जहाँ पे उन्होंने कील लगानी थी, तो वो थोड़ा सा जो आगे हुए थे और वो गिर पड़े थे, तो इस बात से जो राइटर थे उनको पता चला कि अंकल पोजर इतने इंटेलिजेंट या इतने ज़हीन नहीं है। Question number 6. How long did it take Uncle Poacher to hang the picture? Uncle Poacher को उस पिक्चर को लगाने में कितना टाइम लगा था? How long does the Aunt Poacher think it will take him to hang it up? Aunt Poacher को वो क्या सोच रहे थे कि उनको कितना टाइम लगेगा इस पिक्चर को वॉल पे लगाने में। It took Uncle Poacher most of the day and half the night. उनको पूरा दिन और आधी रात लगा इस पिक्चर को लगाने में। और Aunt Poacher thinks it may take him a week। और जैसे उनके हालात चल रहे थे तो Aunt Poacher को लगा था कि इनको जो है 1 वीक तो मैक्सिमम लगेगा ही उस पिक्चर को वॉल पे लगाने में, ठीक है। आज का हमारा इतना ही काम था। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए काम के साथ और थोड़ी सी जो आगे रीडिंग रह गई है उसके साथ। आप तब अपना ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़।